Hello everyone, good morning. I welcome you all, and my name is Vishnu Gupta, and I am teaching biology here. One thing I want to know from your side, that are you enjoying biology in my channel, at my channel, or not? Means you should enjoy the subject. अगर आपको एन्जॉयमेंट नहीं आ रहे तो इसका मतलब है कि आई हैव टू डू समथिंग एल्स, ओके, बट यू हैव टू एन्जॉय द सब्जेक्ट. आपको कहीं पे ये नहीं लगना चाहिए कि बर्डन है. अगर आपको ये लग गया कि बर्डन है, देन इट विल नॉट बी गुड फॉर यू. ठीक है, तो उससे क्या होता है, सब्जेक्ट से फिर अट्रैक्शन जो होता है ना, सब्जेक्ट के लिए जो इंटरेस्ट होता है ना, वो धीरे धीरे कम होने लगता है, एंड दैट इज़ वेरी बैड थिंग. अगर आप कोई भी सब्जेक्ट स्टडी कर रहे हो, कोई भी सब्जेक्ट अगर पढ़ रहे हो, तो उसके लिए इंटरेस्ट होना बहुत ज़रूरी है. ठीक है, तो अगर आपसे डर रहे हो तो प्लीज़ मुझे बताओ, मैं आपके लिए वो तो टॉपिक होगा उसको और इजी बना दूंगा. वैसे मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपके लिए जो टॉपिक्स हैं वो बहुत इजी वे में आपको रिप्रेजेंट करने के लिए. ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट द सेशन ऑफ टुडे with a very motivational quote for you. Let's see what is the motivational quote for you. Daily I just uh, have a search for the motivational quote, and then I just paste it here. Then it, because it provide energy, क्योंकि इससे थोड़ी सी एनर्जी आ जाती है अंदर से. ऐसा लगता है कि जैसे आपने अगर फ्रेशनेस आ जाती है थोड़ी सी, हाँ यही हमें करना है. यही फ्रेशनेस अगर मेंटेन रहेगी, देन दैट विल बी वेरी गुड. लेट्स सी द सीक्रेट ऑफ गेटिंग अहेड. अगर आपको ये जानना है कि हम आगे कैसे बढ़ें, द सीक्रेट ऑफ गेटिंग अहेड इज़ गेटिंग स्टार्टेड. इसका मतलब है कि आपको स्टार्ट करना पड़ेगा. अगर आप ये सोच रहे हो कि हम आगे कैसे जाएं, तो आपको तो स्टार्ट करना पड़ेगा ना. विदाउट बीइंग स्टार्टेड यू कैन नॉट गो अहेड. आप आगे नहीं जा सकते. तो अभी भी अगर आप सोच रहे हो कि हमें इस लेसन को अभी रिवाइज़ करना है या ऐसा करना है, तो डोंट थिंक. आप सोचिए नहीं, यू हैव टू डू. ठीक है, बिलीव ऑन द डूइंग, नॉट द थिंकिंग. ठीक है, करने पे विश्वास करिए, उससे बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए. ठीक है, तो लेट्स सी, आई एम जस्ट गोइंग यू द गिव यू द रिव्यू ऑफ द yesterday lecture. Yesterday we discussed about the accessory ducts and the glands. ठीक है, I told you about the accessory ducts and the glands. Then in the accessory ducts I told you a trick to learn the sequence of the accessory ducts. RV, EV, retatestis, then vas efferens, then epididymitis and the vas deferens. Then with the help of the diagram I show you what is the arrangement of these ducts. इनकी arrangement कैसे होती है. ठीक है, ये इस डायग्राम में आई हैव शोन यू दैट हाउ द अरेंजमेंट इज़ देयर. आई टोल्ड यू द टेस्टिकुलर लोब्यूल्स. टेस्टिस के अंदर क्या होते हैं, टेस्टिकुलर लोब्यूल्स होते हैं, उसमें सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होती हैं, उसी में स्पर्म का प्रोडक्शन होता है. तो सबसे पहले वो जो स्पर्म ट्रांसफ़र होता है वो आर मतलब रिटेटेस्टिस में ट्रांसफ़र होता है. रिटेटेस्टिस के बाद यू कैन सी ईफ्रेंट डक्ट. यहाँ पे ईफ्रेंट डक्ट्यूल्स लिखा है. इसी ईफ्रेंट को ही क्या बोलते हैं हम, वासा इफ्रेंशिया बोलते हैं. ठीक है, तो R फॉर रिटेटेस्टिस हो गया, V फॉर क्या हो गया, वासा इफ्रेंशिया हो गया. फिर आप देख सकते हो कि जो इफ्रेंट डक्ट है, मतलब जो वासा इफ्रेंशिया है, दैट इज़ कनेक्टेड टू द epididymis. ठीक है, एंड विद दिस epididymis दिस डक्ट लीव द टेस्टिस. धीरे धीरे ये जो epididymis है, ये टेस्टिस से बाहर आने लगती है, एंड दैट इज़ कनेक्टेड विद द डिफरेंट डक्ट. यहाँ पे देखो डिफरेंट डक्ट लिख रखा है. इस डिफरेंट डक्ट का मतलब क्या है, दैट इज़ वासा डिफरेंस. ठीक है, वास डिफरेंस. तो वास डिफरेंस सबसे लॉन्गेस्ट क्या है, ट्यूबिल है, दैट कलेक्ट द स्पर्म. जो स्पर्म को कलेक्ट करती है, कहाँ से कलेक्ट करती है, epididymis से. इसका मतलब है जो epididymis है और जो वास डिफरेंस है, ये दोनों स्पर्म को स्टोर करके रखते हैं, और जब भी इजैकुलेशन का टाइम आ जाता है तो ये उसको क्या करते हैं, उसको क्या नाम है, उसको फॉरवर्ड करते हैं, मतलब उसको आगे की तरफ बढ़ाते हैं. क्लियर है. ठीक है, और मैंने आपको ये भी बताया था कि स्पर्म इज़ नॉट व्हेन द स्पर्म कम इन द epididymis और इन द वास डिफरेंस, इट इज़ नॉट मैच्योर. ये मैच्योर नहीं होता है, उसका मैच्योरेशन इन्हीं डक्ट्स में कंप्लीट होता है. क्लियर. ठीक है, नाउ कम टू द नेक्स्ट पार्ट. देन आई टोल्ड यू अबाउट द ग्लैंड्स. तब मैंने आपको ग्लैंड के बारे में बताया था, और इस पिक्चर के थ्रू आपको ग्लैंड के बारे में समझाया था कि सेमिनल वेसिकल होती है एक ग्लैंड, और एक ग्लैंड होती है प्रोस्टेट ग्लैंड. सेमिनल वेसिकल सेमिनल प्लाज्मा रिलीज़ करती है. प्रोस्टेट ग्लैंड मिल्की फ्लूइड, विस्कस फ्लूइड सेक्रीट करता है, और ये दोनों ही फ्लूइड मिलके बाद में सीमेन बन जाते हैं, जिसमें स्पर्म प्रेजेंट होता है. इनका अलग अलग कंपोजिशन होता है. इस जो फ्लूइड होता है, इसका ये अल्कलाइन नेचर में होता है. मतलब जो सीमेन होता है, दैट इज़, उसका नेचर कैसा होता है, अल्कलाइन नेचर होता है. उसका एक एडवांटेज भी है, व्हेन दिस ट्रांसफ़र इन द वेजाइनल ट्रैक्ट ड्यूरिंग कॉपुलेशन.
ठीक है, बिकॉज इन द वेजाइनल ट्रैक दैट बिकॉज यूरिन इज आल्सो सेक्रेटिंग, वहाँ पे यूरिन भी है। वैसे तो वेजाइनल इज ओपनिंग इज डिफरेंट एंड यूरेथ्रल ओपनिंग इज डिफरेंट, बट लिटिल बिट यूरिन कैन बी प्रेजेंट देयर एंड दैट इज एसिडिक। आपको पता है यूरिन क्या होती है, एसिडिक होती है, एंड एसिडिक मीडियम इज़ नॉट अ फेवरेबल मीडियम फॉर द स्पर्म दैट कैन किल, वो उसको किल कर सकता है। तो वहाँ पे उस एसिडिक मीडियम को भी कौन न्यूट्रलाइज करता है, सीमेन न्यूट्रलाइज करता है। वाई, बिकॉज इट इज़ एन एल्कलाइन इन नेचर, क्योंकि इसका नेचर क्या है, एल्कलाइन है, ठीक है। तो इन दिस वे आई टोल्ड यू अबाउट द सेमिनल वेसिकल, सेमिनल वेसिकल के बारे में बताया था। देन आई टोल्ड यू अबाउट द प्रोस्टेट ग्लैंड, एंड वन मोर ग्लैंड आई टोल्ड यू दैट इज काउपर्स ग्लैंड और बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड, ठीक है। इट हेल्प इन द लुब्रिकेशन, ये लुब्रिकेशन में हेल्प करता है और ये भी इसमें न्यूट्रलाइजेशन में हेल्प करता है, ठीक है। क्लियर हो गया। नाउ कम टू द नेक्स्ट पार्ट। अब हम आगे स्टार्ट करते हैं। यहाँ तक मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम खत्म हो गया, मतलब हमने उसके जितने भी पार्ट्स थे वो हमने डिस्कस कर लिए, ठीक है। चाहे वो डक्ट्स रही हो, चाहे वो ग्लैंड्स रही हो, ठीक है, चाहे वो टेस्टिस के इंटरनल स्ट्रक्चर रहा हो, वी केम टू नो एवरीथिंग एंड वी आल्सो डिस्कस द सेमिनिफेरस ट्यूब, and I told you, I gave you the diagram also of the transverse section of the seminiferous tubule। seminiferous tubule का transverse section का डायग्राम भी आपको दिया था और उसको क्लियर भी किया था कि इसमें क्या क्या पार्ट्स होते हैं, कौन कौन से सेल्स होती हैं, ठीक है। देखो वो चीज़ याद रहना बहुत ज़रूरी है नेक्स्ट टॉपिक को पढ़ने के लिए, क्योंकि नेक्स्ट टॉपिक थोड़ा सा उसी पे बेस्ड है, ठीक है। तो थोड़ा सा मैं यहाँ पे आपको एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। हम लोग ने वहाँ पे क्या डिस्कस किया था कि जो सेमिनिफेरस ट्यूबुल है, ठीक है, जैसे ये सेमिनिफेरस ट्यूबुल है, ठीक है, तो सेमिनिफेरस ट्यूबुल के ये जो स्पेस है इसमें कौन सी सेल्स होती हैं, लेडिक सेल्स होती हैं, ठीक है। एक बार और क्लियर कर लो, लेडिक सेल्स होती हैं। और इनर लाइनिंग पे कौन, दो सेल्स होती हैं, मेल जर्म सेल्स होती है, ठीक है। इनर लाइनिंग पे एक होती है मेल जर्म सेल्स और दूसरी कौन सी सेल्स होती हैं, सर्टोली सेल्स, ठीक है। ये तीन सेल्स होती हैं। लेडिक सेल्स इंटरस्टिटियल स्पेस में है, इसीलिए इसको इंटरस्टिटियल सेल्स भी बुलाते हैं। मेल जर्म सेल्स एंड सर्टोली सेल प्रेजेंट ऑन द इनर लाइनिंग ऑफ द सेमिनिफेरस ट्यूबुल, वो इनर लाइनिंग में प्रेजेंट है, ठीक है। तो इस तरह से ये सेल्स प्रेजेंट होते हैं। अब देखो मैंने आपको वहाँ पे बताया था कि जो मेल जर्म सेल्स है यही डेवलप होके, यही मैच्योर होके क्या बनाता है, डिवाइड होके स्पर्म बनाता है, ठीक है। और जो सर्टोली सेल्स है वो मेल जर्म सेल्स को क्या प्रोवाइड कराती है, न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराती है। और जो लेडिक सेल है दैट सेक्रीट एंड्रोजन मीन्स टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन देखो सेक्रीट कहाँ कर रहा है, इस स्पेस में कर रहा है। इस स्पेस से जो टेस्टोस्टेरोन है वो अंदर की तरफ कॉन्सेंट्रेट होगा, मतलब वो अंदर की तरफ जाएगा। कैसे अंदर की तरफ जाएगा, क्योंकि जो सर्टोली सेल्स हैं वो कुछ फैक्टर रिलीज़ करते हैं, उसका नाम होता है ABP। ABP का फुल फॉर्म क्या हो गया, एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन। तो वो एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन जस्ट कॉन्सेंट्रेट द टेस्टोस्टेरोन इन द इनसाइड द सेमिनिफेरस ट्यूबुल, जो इनर लाइनिंग पे है उसको कंसंट्रेशन वहाँ पे इंक्रीज़ करता है, ठीक है। तो ये तीनों सेल्स का थोड़ा सा फंक्शन मैंने क्लियर कर दिया। नाउ कम टू द नेक्स्ट टॉपिक दैट इज स्पर्मेटोजेनेसिस, ठीक है। स्पर्मेटोजेनेसिस पढ़ने जा रहे हैं। अब देखो स्पर्मेटोजेनेसिस में क्या है, अगेन यू आर हैविंग माई राइटिंग, तो ऐसे मेरी राइटिंग आ गई, ठीक है, डरावनी सी राइटिंग है, ठीक है, बट समझ जाओगे। देखो स्पर्मेटोजेनेसिस, फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म फ्रॉम द व्हाट, फ्रॉम द जर्म सेल्स, फ्रॉम द मदर सेल। हम कह सकते हैं मदर सेल से स्पर्म का फॉर्मेशन ही क्या होता है, स्पर्मेटोजेनेसिस। एंड वन थिंग नोटेड डाउन इन योर नोटबुक आल्सो, इट इज़ अ इम्पॉर्टेंट थिंग दैट स्पर्मेटोजेनेसिस इन द मेल स्टार्ट आफ्टर प्यूबरिटी, ये याद रखना, ठीक है। मेल में इफ ह्यूमन मेल इज़ देयर देन द स्पर्मेटोजेनेसिस स्टार्ट आफ्टर द प्यूबरिटी। ये इसीलिए इतनी फोर्सली बता रहा हूँ क्योंकि जब फीमेल के बारे में पढ़ेंगे तो वहाँ से थोड़ा सा अमेजिंग बात निकल के आएगी, ठीक है। इसलिए ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि इट स्टार्ट आफ्टर द प्यूबरिटी, क्लियर है, ठीक है। एंड इट लास्ट फॉर अ लॉन्ग टाइम, बहुत ज़्यादा टाइम के लिए ये रहता है, स्पर्मेटोजेनेसिस चलता रहता है, ठीक है। लेट्स सी हाउ द स्पर्मेटोजेनेसिस टेक प्लेस। स्पर्मेटोजेनेसिस क्या होता है, सबसे पहले जैसे आपको मैंने बताया था मेल जर्म सेल्स। प्रीमॉर्डियल का मतलब होता है कि वो जो है वो मतलब एक्टिव नहीं है, इनएक्टिव है मेल जर्म सेल्स। प्रीमॉर्डियल, कहीं पे भी प्रीमॉर्डियल पार्ट है, देखो PRIRI इसका मतलब है उसके पहले का, इनएक्टिव है। फिर प्रीमॉर्डियल जर्म सेल्स जो है वो एक्टिवेट होके और माइटोसिस डिवीज़न करके क्या बना लेंगे, स्पर्मेटोगोनियम, ठीक है। स्पर्मेटोगोनिया और गोनियम में डिफरेंस है,
ठीक है। स्पर्मेटोगोनियम हम एक को इंडिकेट करते हैं, स्पर्मेटोगोनिया बहुत सारे हो सकते हैं, प्लूरल हो सकता है। सो स्पर्मेटोगोनियम बना लेता है। स्पर्मेटोगोनियम में की प्लॉइडी क्या होगी, 2n होगी, मतलब कितने क्रोमोसोम होंगे, 46 क्रोमोसोम होंगे। क्लियर हो गया कि जो मेल जर्म सेल्स है, मैंने आपको बताया था जो मेल जर्म सेल्स है दैट इज़ लाइंड बाई जर्मिनल इपिथेलियम, वो जर्मिनल इपिथेलियम से लाइंड होता है। ठीक है। जब भी प्यूबरिटी स्टार्ट होती है तो बिकॉज ऑफ द हार्मोन के सेक्रीशन की वजह से, ठीक है, फेवरेबल कंडीशन की वजह से ये जो जर्मिनल इपिथेलियम है इनमें क्या होने लगता है, इनमें डिवीज़न होने लगता है। तो मैं जो आपको मैंने पहले ही बता रखा है कि जो इपिथेलियम टिश्यू है वो क्या कर सकता है, वो रीग्रो कर सकता है। मतलब एक बार अगर वो किसी पार्ट में चेंज हो गया तो फिर से वो लेयर फिर से रिफॉर्म हो जाएगी। समझ में आया? तो इस तरह से जो मेल जर्म सेल्स हैं वो किस में चेंज हो जाएंगे, स्पर्मेटोगोनियम में चेंज हो जाएंगे। ठीक है। एक स्पर्मेटो, मान लो एक अगर मेल जर्म सेल है तो कितनी स्पर्मेटोगोनियम बन जाएंगी, एक बन जाएंगी या दो बन जाएंगी, वॉटेवर, लेकिन मैं यहाँ पे एक ही को लेके चल रहा हूँ। ठीक है। आपके मन में आ रहा होगा सर माइटोसिस होगा तो माइटोसिस में 2 सेल बनेंगी। ठीक है, 2 सेल बनेंगे, लेकिन हम यहाँ पे दोनों को नहीं लिख रहे हैं, हम यहाँ पे केवल एक को लिख रहे हैं। क्लियर है? तो एक स्पर्मेटोगोनियम मान लो यहाँ पे मेल जर्म सेल से बन गया। ठीक है। और उसकी प्लॉइडी कितना है, 2n, और मतलब नंबर ऑफ क्रोमोसोम इज 46। अब देखो, अब ये जो माइटोसिस है, इस माइटोसिस का मतलब है डिफरेंशिएशन। यहाँ पे माइटोसिस डिफरेंशिएशन हो रहा है, माइटोसिस का डिफरेंशिएशन हो रहा है, इसलिए मैंने माइटोसिस यहाँ पे भी लिख दिया क्योंकि उसी का पार्ट है, डिफरेंशिएशन हो रहा है। डिफरेंशिएशन होने के बाद यहाँ पे क्या बन गया, 2 स्पर्मेटोसाइट बन गई। ठीक है। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स कितनी बन गई, 2। सबसे पहले कौन सी सेल्स बन गई, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स। ठीक है, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बन गई। कहाँ से, स्पर्मेटोगोनियम में। आपके एनसीईआरटी में यहीं से स्टार्ट है कि स्पर्मेटोगोनियम होती है। स्पर्मेटोगोनियम जो है वो ग्रोथ फेज़ में जाके और क्या बना लेती है, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स बना लेती है। ठीक है। तो अब प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट की भी प्लॉइडी कितनी होगी, 2n। मतलब ये एक स्पर्मेटोगोनियम से जो 2 स्पर्मेटोसाइट्स बन रहे हैं, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स, उन दोनों में कितने नंबर ऑफ क्रोमोसोम होंगे, 46। क्लियर है? अब देखो यहाँ से मियोसिस स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि ये इट इज़ विच प्रोसेस इज इट, गैमीटोजेनेसिस। गैमीटोजेनेसिस ही तो है। स्पर्मेटोजेनेसिस किस कैटेगरी में आएगा, किस टॉपिक में आएगा, दैट विल कम अंडर द गैमीटोजेनेसिस। और तुम्हें पता है गैमीटोजेनेसिस में मियोसिस होता है। तो और आपको ये भी पता है कि मियोसिस कंप्लीट इन 2 पार्ट, मियोसिस जो है वो 2 पार्ट में कंप्लीट होता है, मियोसिस 1 एंड मियोसिस 2। तो व्हेन द प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट डिवाइड मियोटिकली, जब वो मियोटिक डिवीज़न करता है, फर्स्ट मियोसिस होता है, तो 2 सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स बन जाते हैं। ठीक है। तो मैं पता है मियोसिस में सबसे पहले मियोसिस में केवल 2 सेल बनती हैं। ठीक है। तो मियोसिस 1 में सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बन जाता है। कितनी सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बन जाती हैं, 2। लेकिन अब यहाँ पे इनके क्रोमोसोम क्या हो जाएंगे, रिड्यूस हो जाएंगे। मतलब हाउ मेनी क्रोमोसोम दे विल हैव, ईच विल हैव 23। क्लियर है? तो ये रिडक्शन फेज आ गया। देन अगेन द सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट विल डिवाइड मियोटिकली, फिर से उसका मियोटिक डिवीज़न होगा, क्योंकि पता है तुम्हें कि मियोसिस कंप्लीट इन 2 phases, मियोसिस 1 एंड मियोसिस 2। व्हेन द मियोसिस 2 completed, how many spermatids are formed, 4 spermatids are formed, and each spermatid will contain how many chromosome, 23। क्लियर है? तो ये यहाँ तक क्या फॉर्म हो गया, स्पर्मेटिड फॉर्म हो गया। अभी देखो स्पर्मेटिड जो है वो स्पर्म नहीं है, मतलब वो अभी मैच्योर नहीं है। ठीक है। स्पर्मेटिड तक फॉर्म हो गया। अभी मैं बता रहा हूँ आगे क्या होगा। फिर से एक बार इसको देख लो। ठीक है। एक बार और क्लियर कर देता हूँ। स्पर्मेटोजेनेसिस बहुत इजी है, देखो बहुत इजी लेके चलो। स्पर्मेटोजेनेसिस क्या है, फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म। कहाँ से फॉर्म होगा, कोई ना कोई उसके लिए मदर सेल होंगी। वो मदर सेल कौन सी है, मेल जर्म सेल्स हैं। कहाँ पे प्रेजेंट है, इनर लाइनिंग ऑफ सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में प्रेजेंट है। ठीक है। अब ये क्या बना लेंगी, स्पर्मेटोगोनियम बना लेंगी। मतलब ये डिवाइड करके क्या बना लेंगे, स्पर्मेटोगोनियम बना लेंगे। फिर स्पर्मेटोगोनियम क्या बना लेगा, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बना लेगा। उसमें भी कितने नंबर ऑफ क्रोमोसोम होंगे, 46 होंगे। कितनी प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बनेंगी, एक स्पर्मेटोगोनियम से 2 बनेंगी। फिर द सेम प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स विल अगेन डिवाइड मियोटिकली। अब वो मियोटिकली डिवाइड करके क्या बना लेगा, 2 सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स बना लेगा। ठीक है। सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट फिर से मियोसिस शो करेगा और क्या बना लेगा, 4 स्पर्मेटिड बना लेगा। इसका मतलब है फ्रॉम 1 स्पर्मेटोगोनियम हाउ मेनी स्पर्मेटिड्स आर फॉर्म, 4 स्पर्मेटिड्स आर फॉर्म। 4 स्पर्मेटिड्स बन जाते हैं। ठीक है। और ईच वन विल बी हैप्लॉइड, और हर एक क्या होगा, हैप्लॉइड होगा। अब देखो यहाँ से एक क्वेश्चन मतलब बहुत इंपॉर्टेंट आता है। कभी कभी ना सेल्स की प्लॉइडी पूछ लेता है। तो देखो
अगर हम सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट और स्पर्मेटिड को देखें, ठीक है, तो ये यही सेल्स जो होंगी वो क्या होंगी, हैप्लॉइड होंगी। बाकी जितनी भी यहाँ पे सेल्स हैं सब क्या हैं, डायप्लॉइड हैं। तो कभी आप कंफ्यूज मत होना, सम टाइम द स्टूडेंट गेट कंफ्यूज कि प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट और सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स जब पूछा जाता है तो दे गेट कंफ्यूज, तो दे राइट डाउन द प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट हैज़ n नंबर ऑफ क्रोमोसोम, मतलब हैप्लॉइड, एंड सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट को कभी कभी वो 2n लिख देते हैं, तो ये कंफ्यूज होने की यहाँ पे नीड नहीं है। क्लियर हो गया। तो स्पर्मेटोजेनेसिस प्यूबर्टी के बाद स्टार्ट होगा, और ये जो फ्लो चार्ट है दिस इज शोइंग व्हाट, स्पर्मेटोजेनेसिस। ठीक है, एक और फ्लो चार्ट है, देखो यहाँ से भी समझ सकते हो, दिस इज गिवन इन योर एनसीईआरटी आल्सो, एनसीईआरटी में भी है। देखो सबसे पहले क्या बना, मैंने आपको बताया ना स्पर्मेटोगोनिया से ही बना रखा है, स्पर्मेटोगोनिया बना। स्पर्मेटोगोनिया में जब माइटोसिस डिफरेंशिएशन हो रहा है तो दैट इज़ फॉर्मिंग व्हाट, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, वो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बना लिया। अभी भी प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट की प्लॉइडी क्या है, 2n, मतलब 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम है। फिर फर्स्ट मियोटिक डिवीजन हुआ, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बन गई। देखो कितनी सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बनी है, 2। ये दोनों क्या दिखा रहे हैं, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट 2 बन गई, और दोनों के नंबर 23 हैं दोनों में। फिर देखो सेकेंड मियोटिक डिवीजन होगा, क्या बन गया, ये देखो स्पर्मेटिड बन गया। अब देखो स्पर्मेटिड और स्पर्मेटोजोआ मतलब स्पर्म में क्या डिफरेंस है, देख के ही पहचान सकते हो। देखो इसको जूम इन कर लो, ये देखो, अब ये स्पर्मेटिड है और ये स्पर्मेटोजोआ है, दोनों में क्या डिफरेंस है, इसलिए इसमें सारे ऑर्गेनल प्रेजेंट तो हैं लेकिन डिफरेंशिएशन नहीं हुआ है। ठीक है, अब यहाँ देखो डिफरेंशिएशन हो रहा है, मतलब इन स्पर्मेटिड से जब स्पर्मेटोजोआ बन रहा है तो कोई डिवीज़न नहीं हो रहा है, केवल क्या हो रहा है, देखो डिफरेंशिएशन हो रहा है, दैट्स इट। क्लियर है। तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन द स्पर्मेटिड एंड स्पर्मेटोजोआ, एंड स्पर्मेटोजोआ इज आल्सो नोन एज स्पर्म। हम स्पर्मेटोजोआ को और क्या बुला सकते हैं, स्पर्म भी बुला सकते हैं। समझ में आया, ठीक है, क्लियर हो गया। तो स्पर्मेटिड सबसे पहले बने, स्पर्मेटिड से डिफरेंशिएशन हुआ और क्या बन गया, स्पर्मेटोजोआ बन गया। क्लियर, ठीक है। अब यहाँ पे देखो एक चीज़ और मैं यहाँ पे, अब देखो ये है, दिस इज़ अ इनलार्ज व्यू ऑफ द सेमिनिफेरस ट्यूबल। ठीक है, आपको मैंने एक सेमिनिफेरस ट्यूबल का एक क्रॉस सेक्शन दिखाया था और ये उसी का इनलार्ज व्यू है। अब देखो यहाँ पे सेमिनिफेरस ट्यूबल का स्ट्रक्चर है। अब देखो ये स्पर्मेटोगोनियम है, ठीक है, ये इनर लेयर का पार्ट है, आउटर लेयर का पार्ट है, मतलब इंटरस्टिशियल स्पेस इसमें नहीं है। अब इसको मैं अगर ऐसे सर्कल बना दूँ तो ये डायग्राम आपने देखा था ना, इसी को मैंने इन लार्ज व्यू में यहाँ पे लगाया है। ठीक है, सब देखो सबसे पहले जो सेल्स हैं स्पर्मेटोगोनियम, क्या प्लॉइडी होगी इसकी, 2n। सर्टोली सेल्स का क्या काम है, न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराएंगे। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स बता ही दिया, स्पर्मेटोगोनियम से ही क्या बन रहा है, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, और इसकी भी प्लॉइडी क्या होगी, 2n। फिर प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से क्या बनेंगे, सेकेंडरी। अब देखो यहाँ पे क्योंकि मियोसिस स्टार्ट हो गया इसीलिए सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स विल बी हैप्लॉइड। फिर सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट से क्या बन जाएंगे, स्पर्मेटोजोआ, n है। स्पर्मेटिड केवल डिफरेंशिएशन होगा इनका और क्या बन जाएगा, स्पर्मेटोजोआ बन जाएगा। ठीक है, तो इन फ्रॉम दिस डायग्राम यू कैन अंडरस्टैंड हाउ द स्पर्मेटोजेनेसिस टेक प्लेस। क्लियर। नाउ देयर आर टू प्रोसेस when the spermatid transform into spermatozoa, ठीक है, when the spermatid differentiate to form spermatozoa, that process is known as spermiogenesis। उसी प्रोसेस को हम क्या बुलाते हैं, स्पर्मायोजेनेसिस। देखो यहाँ पे मैंने लिख रखा है, ठीक है, दैट प्रोसेस इज नोन एज स्पर्मायोजेनेसिस। क्लियर, बहुत इंपॉर्टेंट है। स्पर्मेटोजेनेसिस के अंदर में ही, मतलब उसी के अंदर में एक और मतलब कह सकते हैं डेफिनीशन है, एक और फिनोमिनन हो रहा है, दैट इज़ नोन एज व्हाट, स्पर्मायोजेनेसिस। स्पर्मायोजेनेसिस क्या है, आप इसको ऐसे भी याद कर सकते हो कि स्पर्मेटिड से क्या बन रहा है, स्पर्मेटोजोआ। क्लियर है, बहुत ईजी है। अब आ जाओ नेक्स्ट पे, स्पर्मेटिड से स्पर्मेटोजोआ तो बन गया। अब देखो स्पर्मेटोजोआ का जो हेड है वो देखो सर्टोली सेल्स में एम्बेडेड है, ये भी सर्टोली सेल्स है। ठीक है, स्पर्मेटोजोआ का जो हेड है वो किस में एम्बेडेड है, सर्टोली सेल्स में। सर्टोली सेल्स में क्यों एम्बेडेड है भाई, अगर कोई बेबी है तो अपने मदर से अटैच क्यों रहता है जब वो बहुत छोटा रहता है, तो क्योंकि उसकी मदर जो है उसको फीड कराती है। अपने पपीज़ को देखा होगा, ठीक है, और मंकीज़ के बेबी को देखा होगा, तो अपने मदर की बॉडी से अटैच रहते हैं जब बहुत छोटे रहते हैं। क्यों, क्योंकि वो उसको फीड कराती रहती है। ठीक है, जब फीड कराती रहती है क्योंकि उसके अभी अंदर भी बहुत ज़्यादा मैच्योरेशन नहीं है, उसको न्यूट्रिशन चाहिए। एकदम वैसे ही यहाँ पे जान लो, स्पर्मेटोजोआ का जो हेड है वो किसके अंदर एम्बेडेड है, सर्टोली सेल्स के एम्बेडेड है। ठीक है, अब वो हेड जब रिलीज़ होगा, मतलब जब स्पर्मेटोजोआ पूरी तरह से मैच्योर होगा,
तो उसका हेड जब रिलीज़ होगा उसी प्रोसेस को हम बोलते हैं स्पर्मिएशन, ठीक है। दैट प्रोसेस इज नोन एज व्हाट, स्पर्मिएशन। देखो यहाँ पे लिख रखा है स्पर्मेटोजेनेसिस, स्पर्म हेड बिकम एम्बेडेड इन द सर्टोली सेल्स फॉर व्हाट, फॉर द न्यूट्रिशन एंड आर फाइनली रिलीज्ड, और उसके बाद रिलीज़ हो जाते हैं। जब रिलीज़ हो जाते हैं तो उसी प्रोसेस को क्या बुलाते हैं, स्पर्मिएशन। Sometime the question form from here कि differentiate between spermiogenesis and spermiation, spermiogenesis और spermiation में differentiate करिए, क्लियर, ठीक है। now come to the next topic पे आ जाते हैं। देखो what is the hormonal control on spermatogenesis, हार्मोनल कंट्रोल क्या होता है स्पर्मेटोजेनेसिस में, भाई बिना विदाउट हार्मोन द स्पर्मेटोजेनेसिस कैन नॉट टेक प्लेस, ठीक है। तो हाउ द स्पर्मेटोजेनेसिस कंट्रोल्ड बाई, रेगुलेटेड बाई द हार्मोन, हार्मोन उस पर कैसे रेगुलेशन करते हैं, कंट्रोल रखते हैं, ठीक है। लेट्स सी, फर्स्ट ऑफ ऑल यू नो दैट देयर इज ए ग्लैंड हाइपोथैलेमस दैट इज प्रेजेंट इन द ब्रेन दैट सेक्रीट GnRH, GnRH का फुल फॉर्म मैंने नेक्स्ट स्लाइड पे सारे फुल फॉर्म मैंने लगा दिए, आपको याद भी होगा, गोनेडोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन, ठीक है। हाइपोथैलेमस रिलीज विच हार्मोन, गोनेडोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन। तो गोनेडोट्रोपिक है तो गोनेड को जाएगा, तुम्हें पता है गोनेड क्या होता है, टेस्टिस होती है, ठीक है। और टेस्टिस से सेक्रीशन किसके थ्रू करवाएगा, पिट्यूटरी के थ्रू करवाएगा। तुम्हें पता है जितने भी हार्मोन पिट्यूटरी सेक्रीट करता है वो किसके इन्फ्लुएंस में सेक्रीट करता है, हाइपोथैलेमस के, ठीक है। और पिट्यूटरी ही सारी ग्लैंड पे कंट्रोल रखता है। तो इस तरह से GnRH विल स्टिमुलेट द पिट्यूटरी, वो स्टिमुलेट कर देगा किसको, पिट्यूटरी को। नाउ द पिट्यूटरी विल सेक्रीट टू हार्मोन LH एंड FSH, दीज आर द हार्मोन सेक्रीटेड आफ्टर द प्यूबरिटी इन द मेल, ठीक है। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन एंड फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, समझ में आया। ये पिट्यूटरी सेक्रीट कर रही है, टेस्टिस नहीं सेक्रीट कर रही है। देखो यहाँ पे बनाया मैंने LH का फुल फॉर्म अभी नेक्स्ट स्लाइड पे मिल जाएगा, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, एंड FSH फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। नाउ सी द टारगेट, अब देखो टारगेट, देखो LH का टारगेट क्या है, द टारगेट ऑफ LH इज लेडिक सेल, याद करना बहुत ईजी है। देखो यहाँ पे भी L है और यहाँ पे भी L है, इसलिए कभी कंफ्यूज मत होना। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन का टारगेट क्या है, लेडिक सेल्स हैं, ठीक है। लेडिक सेल्स आपको पता है इंटरस्टिटियल सेल्स हैं और दे रिलीज एंड्रोजन, ये तो आपको पता ही था कि व्हाट इज द फंक्शन ऑफ लेडिक सेल। लेकिन लेडिक सेल्स व्हेन दे विल सेक्रीट द एंड्रोजन इन द इन्फ्लुएंस ऑफ द बाय द स्टिमुलेशन बाय द LH, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन जब उनको स्टिमुलेट करेगा तब वो क्या रिलीज़ करेंगे, एंड्रोजन रिलीज़ करेंगे, ठीक है। अब एंड्रोजन जब रिलीज़ करेंगे तो एंड्रोजन क्या करेगा, स्पर्मेटोजेनेसिस करेगा, ठीक है। एंड्रोजन मतलब टेस्टोस्टेरोन, ये टेस्टोस्टेरोन है, ठीक है। एंड दैट विल वर्क ऑन द स्पर्मेटोजेनेसिस, और कौन सा प्रोसेस कंप्लीट होगा, स्पर्मेटोजेनेसिस। क्लियर हो गया सबको, ठीक है, कि ये स्पर्मेटोजेनेसिस कैसे कंप्लीट हुआ, कैसे इस पे हार्मोन का रेगुलेशन है। नाउ कम टू द नेक्स्ट हार्मोन FSH, इसका फुल फॉर्म है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। देखो यहाँ पे S आ रहा है और यहाँ पे भी S आ रहा है, इसका मतलब है FSH जस्ट स्टिमुलेट द सर्टोली सेल्स, ठीक है, सर्टोली सेल्स को स्टिमुलेट करेंगे। नाउ सर्टोली सेल्स विल रिलीज ABP का फुल फॉर्म एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन है, और एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन आपको मैंने बताया था दैट कंसंट्रेट द एंड्रोजन इनसाइड द या इन द सेमिनिफेरस ट्यूबल, क्योंकि सर्टोली सेल्स कहाँ प्रेजेंट है, सेमिनिफेरस ट्यूबल के इनर लाइनिंग में, और या बाहर कौन प्रेजेंट है, लेडिक सेल्स प्रेजेंट है। लेडिक सेल्स जब एंड्रोजन रिलीज़ करेंगे तो एंड्रोजन अगर अंदर नहीं जाएगा, इसका कंसंट्रेशन अंदर की तरफ नहीं होगा, तो स्पर्मेटोजेनेसिस या अदर प्रोसेस कंप्लीट नहीं होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ABP क्या कंप्लीट कराएगा, स्पर्मायोजेनेसिस, मतलब जो स्पर्मेटेड है उससे कौन फॉर्म हो जाएगा, स्पर्मायोजेनेसिस। क्लियर है, समझ में आ गया, ठीक है। उसके बाद देखो ये एक और फैक्टर रिलीज़ करता है जिसका नाम है इनहिबिन। इनहिबिन का नाम ही होता है कि रोक देना, मतलब किसी चीज़ को बंद करवाना, इनहिबिन विल गिव द फीडबैक मैकेनिज्म टू द पिट्यूटरी, पिट्यूटरी को फीडबैक मैकेनिज्म देगा कि नाउ द टास्क इज़ कम्प्लीटेड, और पिट्यूटरी जो है वो फिर हाइपोथैलेमस से कोऑर्डिनेट करेगा और नाउ LH और FSH का सेक्रीशन कम हो जाएगा। समझ में आया। तो इस तरह से हार्मोन का क्या रेगुलेशन है स्पर्मेटोजेनेसिस में, क्लियर हो गया कि LH लेडिक सेल्स रिलीज़ करेगा, लेडिक सेल्स एंड्रोजन रिलीज़ करेंगे, एंड्रोजन मतलब टेस्टोस्टेरोन, और वो कौन सा प्रोसेस कंप्लीट कराएंगे, स्पर्मेटोजेनेसिस। जो स्पर्मायोजेनेसिस है, वो स्पर्मिएशन है ना, वो सब स्पर्मेटोजेनेसिस में ही आ रहा है। तो इसीलिए कंफ्यूज मत होना कि स्पर्मायोजेनेसिस अलग है, स्पर्मिएशन अलग है और स्पर्मेटोजेनेसिस अलग है। स्पर्मेटोजेनेसिस के अंदर ही स्पर्मायोजेनेसिस भी है और स्पर्मिएशन भी है। क्लियर हो गया। तो इस तरह से ये पार्ट क्लियर हो गया कि
दो पार्ट क्लियर हो गए कि स्पर्मेटोजेनेसिस कैसे हो रहा है, व्हाट इज स्पर्मेटोजेनेसिस, हाउ डज इट टेक प्लेस, एंड व्हाट इज द रेगुलेशन, हाउ द हार्मोन रेगुलेट द स्पर्मेटोजेनेसिस। ठीक है, सी नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट स्लाइड में मैंने देखो सारे ये फुल फॉर्म मतलब एब्रिविएशन लगा दिए हैं। जैसे मैंने LH लिखा ना, इसका फुल फॉर्म है ABP या ABF बुलाते हैं, GnRH का फुल फॉर्म, तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी कि इस फुल फॉर्म क्या था। ठीक है, क्लियर हो गया। नाउ कम टू द नेक्स्ट टॉपिक। अब देखो यहाँ पे क्या है कि स्पर्म तो रिलीज मतलब फॉर्म हो गया, स्पर्म का प्रोडक्शन हो गया। ठीक है, अब स्पर्म का जब प्रोडक्शन होगा तो तुम अपने दिमाग में सोचो कि जब सबसे पहले टेस्टिस में स्पर्म का प्रोडक्शन होगा तो कौन सी डक्ट में जाएगा, रेटे टेस्टिस में जाएगा R, फिर किस में जाएगा, वासा इफ्रेंशिया में जाएगा जिसको हम इफ्रेंट डक्ट भी बोलते हैं, फिर किस में जाएगा, एपिडिडाइडिमिस में जाएगा, एपिडिडाइडिमिस में किस में जाएगा, वास डिफरेंस में जाएगा, फिर वास डिफरेंस से कहाँ जाएगा, जहाँ पे सेमिनल वेसिकल थी, अपने दिमाग में केवल पिक्चर बनाओ उसकी। ठीक है, कि सेमिनल वेसिकल की तरफ जाएगा, सेमिनल वेसिकल उसमें 60% 70% सेमिनल प्लाज्मा ऐड कर देगा, और वहीं पे एक एजेकुलेटरी डक्ट वहाँ पे उसको कनेक्ट हो जाएगी। मतलब वास डिफरेंस किससे ज्वाइन हो जाएगा, एजेकुलेटरी डक्ट से ज्वाइन हो जाएगा। अब स्पर्म जो अभी तक कहाँ पे स्टोर था, वास डिफरेंस में स्टोर था, वो एजेकुलेटरी डक्ट में आ गया। एजेकुलेटरी डक्ट में जब आगे बढ़ेगा तो उसको क्या मिलेगा, प्रोस्टेट ग्लैंड मिलेगी, और वो यूरेथ्रा बना लेगी। मतलब वो जो एजेकुलेटरी डक्ट थी अब वो आगे बढ़ के यूरेथ्रा में चेंज हो जाएगी। समझ में आया? और इस तरह से स्पर्म कहाँ पे आ गया, यूरेथ्रा में आ गया। क्लियर है? नाउ सी द स्ट्रक्चर ऑफ द स्पर्म। अब स्पर्म का स्ट्रक्चर भी देख लेते हैं। देखो स्पर्म एक सेल है, इसका लगभग 50 माइक्रोमीटर इसकी साइज़ होती है। एक इजेकुलेशन में, जब एक बार इजेकुलेशन होता है ड्यूरिंग कॉपुलेशन, ठीक है, उसको मेल ऑर्गेज़म बोलते हैं। ठीक है, मेल का ऑर्गेज़म जब आता है तो उसमें एक इजेकुलेशन में, मतलब एक बार इजेकुलेशन में लगभग 100 ml का इजेकुलेशन होता है। ठीक है, 100 ml का इजेकुलेशन जो होता है उसमें लगभग 50 से लेके 100 मिलियन स्पर्म प्रेजेंट होते हैं। 50 से लेके 100 मिलियन स्पर्म उस सीमेन में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, 100 ml उस इजेकुलेशन में। क्लियर? अब सी व्हाट आर द डिफरेंट पार्ट ऑफ द स्पर्म। स्पर्म पार्ट कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट। जो स्पर्म है उसको हम 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। देखो, हेड, नेक, हम 4 पार्ट ले लेते हैं, हेड, नेक, मिडिल पीस और टेल। इन 4 पार्ट में हमने इसको डिवाइड कर दिया। ठीक है, क्योंकि देखो एक एनिमल सेल है, भाई ह्यूमन भी एनिमल है, बुरा मत मानना, हम लोग सब एनिमल की कैटेगरी में ही आते हैं। ठीक है, कोई भी एनिमल सेल है तो उसके ऊपर कौन सी मेम्ब्रेन होती है, सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है। तो सेल है तो उसके ऊपर पूरी स्पर्म के ऊपर कौन सी मेम्ब्रेन है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। ठीक है, अब देखो हेड के ऊपर एक टिप पार्ट दिख रहा है, जैसे पेन के ऊपर कैप होती है, ऐसे ही हेड के ऊपर एक टिप पार्ट होता है, कैप होती है, उसी को हम क्या बुलाते हैं, एक्रोजोम बुलाते हैं। जैसे आप जो है बिना पेन की कैप हटाए लिख नहीं सकते, एकदम वैसे ही एकदम सेम बिना इस एक्रोजोम के ओवम को स्पर्म फर्टिलाइज नहीं कर सकता। ठीक है, तो एक्रोजोम कहाँ पे प्रेजेंट होता है, टिप ऑफ द हेड, हेड के टिप पे प्रेजेंट होता है। कैप लाइक स्ट्रक्चर होता है, इसमें कुछ एंजाइम्स फिल होते हैं। ठीक है, एक्रोजोम में क्या फिल होते हैं, एंजाइम्स होते हैं। ठीक है, इसमें एंजाइम्स होते हैं। दीज एंजाइम हेल्प इन द पेनिट्रेशन ऑफ द स्पर्म इन द ओवम। ठीक है, यही इसको ओवम में पेनिट्रेट करने में हेल्प करते हैं। समझ में आया? एक्रोजोम इज़ जस्ट प्रिपेयर्ड बाय द गोल्जी बॉडी। आपने 11th में भी पढ़ रखा है, गोल्जी बॉडी हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म। तो वो कौन सा पार्ट स्पर्म का बनाता है, एक्रोजोम, क्योंकि आपको पता है गोल्जी जो बॉडीज़ होती हैं दे हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ एंजाइम्स, ऑफ एंजाइम्स के फॉर्मेशन में हेल्प करती हैं। ठीक है, तो गोल्जी बॉडी विच पार्ट ऑफ द स्पर्म इज मेडअप ऑफ, मतलब दैट इज मेडअप ऑफ गोल्जी बॉडीज, दे आर एक्रोजोम। उनको हम क्या बुलाते हैं, एक्रोजोम बुलाते हैं। तो क्लियर हो गया एक्रोजोम का फंक्शन क्या है, एकदम पेन की कैप की तरह याद रखना, आपको हमेशा याद रहेगा। ठीक है, नाउ कम टू द हेड पार्ट। अब हेड पार्ट पे देखो, हेड पार्ट में देखो न्यूक्लियस है, मतलब जो मेल न्यूक्लियाई है, क्योंकि ये सेल है ना, तो सेल के अंदर क्या होगा, न्यूक्लियस होगा। दैट न्यूक्लियस विल बी प्रेजेंट इन द हेड पार्ट, वो हेड पार्ट में प्रेजेंट होगा। क्लियर है? ठीक है, और यही न्यूक्लियाई बाद में फीमेल न्यूक्लियाई के साथ फ्यूज़ करेगा, मतलब फर्टिलाइजेशन करेगा। नाउ कम टू द नेक पार्ट। आपके यूनियर एनसीईआरटी नेक में क्या होता है इसका कोई डिस्क्रिप्शन नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने आपको लिख रखा है, स्लाइड में लगा रखा है। इन द नेक द सेंट्रियोल इज प्रेजेंट। नेक में क्या प्रेजेंट होता है, सेंट्रियोल प्रेजेंट होता है।
आपको पता है सेंट्रियोल और सेंट्रोजोम आपने पढ़ रखा है, दे हेल्प इन द सेल डिवीज़न, वो बाद में सेल डिवीज़न में भी हेल्प करेंगे, ठीक है। तो सेंट्रियोल यहाँ पे भी जब ओवम में जब फर्टिलाइजेशन करेगा तो सेल डिवीज़न में हेल्प करेगा, वो बाद में बताऊँगा मैं, इसलिए नेक पार्ट को अभी आप थोड़ा सा यहाँ पे छोड़ दो, ठीक है। लिख रखा है मैंने नेक्स्ट स्लाइड पे, लेकिन आप यहाँ पे थोड़ा सा इसको छोड़ देना, नेक के पीछे परेशान ना होना, नेक को हम बाद में पकड़ लेंगे, ठीक है। चलो नाउ कम टू द नेक्स्ट पार्ट, दैट इज़ मिडिल पीस। एम फॉर मिडिल पीस, एम फॉर माइटोकॉन्ड्रिया, और माइटोकॉन्ड्रिया नाम आ गया तो बच्चा जानता है माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है, एनर्जी प्रोवाइड कराता है। एनर्जी किसके लिए प्रोवाइड कराता है, स्विम कर लिए। स्विम कहाँ करेगा, वेजाइनल ट्रैक पे करेगा, क्लियर है। तो अगर माइटोकॉन्ड्रिया नहीं है, अगर मान लो किसी भी स्पर्म में माइटोकॉन्ड्रिया नहीं है, मिडिल पीस नहीं है, तो दैट कैन नॉट स्विम, तो वो वायबल नहीं होगा, वो फर्टाइल नहीं होगा, क्लियर है, वो फर्टिलाइजेशन नहीं शो कर सकता। और लास्ट पार्ट क्या है, टेल। टेल का तुम्हें पता है मूवमेंट में हेल्प करता है, तो स्पर्म को मूव करने में कौन हेल्प करता है, टेल, क्लियर। तो हेड पार्ट न्यूक्लियस, हेड के ऊपर एक्रोजोम जो पेनिट्रेशन में हेल्प करता है इन द ओवम, ठीक है। उसके बाद नेक पार्ट, अभी मैंने बोला कि नेक को छोड़ दीजिए, नेक में सेंट्रियोल होता है, बस इतना जानते रहो। सेंट्रियोल का काम होता है सेल डिवीज़न, वो बाद में बताऊंगा किसका सेल डिवीज़न करता है। फिर मिडिल पीस, एम फॉर मिडिल पीस, एम फॉर माइटोकॉन्ड्रिया दैट प्रोवाइड द एनर्जी, एंड टेल फॉर द मूवमेंट, क्लियर है। नेक्स्ट स्लाइड में मैंने इसके सारे मतलब जो भी पार्ट हैं, जो भी उसके फंक्शन लगा रखे हैं, उसका फंक्शन क्या होता है और वो क्या पार्ट होता है, ठीक है। इसको नोट कर लेना। आई एम एंडिंग दिस सेशन को एंड कर रहा हूँ मैं, ठीक है। और ये डायग्राम जितने भी हैं उनकी प्रैक्टिस ज़रूर करना, डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सब डायग्राम आपके प्रैक्टिकल के लिए भी इंपॉर्टेंट है, जो आपके प्रैक्टिकल्स होंगे उसमें भी ये डायग्राम काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए डायग्राम पे फोकस करना। अगर स्पर्मेटोजेनेसिस में थोड़ा सा डाउट आता है, कोई डाउट वैसे आएगा नहीं, अगर आप डाउट जनरेट नहीं करोगे तो डाउट नहीं आएगा, फिर से उस वीडियो को सुनना, ठीक है, और कंसंट्रेट करना, ठीक है, डेविएट मत होना, बहुत इधर उधर बातें नहीं सोचने की ज़रूरत है कि ये क्या है वो क्या है, बस जो है जो, क्योंकि ये प्रोसेस है, उस प्रोसेस में जो सेल्स का चेंज हो रही हैं उन्हीं को आपको देखना है, कौन सी सेल किस में चेंज हो रही है, ठीक है, क्लियर। सो आई एम एंडिंग दिस सेशन, एंडिंग दिस लेक्चर, ठीक है। और भी टॉपिक मैंने सोचा था पढ़ाने के लिए, लेकिन आप लोग कहते हो कि सर वीडियो बड़ी लंबी हो जाती है ठीक है, इसलिए चलो ठीक है, मैं एग्री कर रहा हूँ, ठीक है, आपके लिए दिक्कत होती होगी, ठीक है, दैट्स व्हाई आई एम एंडिंग दिस सेशन हियर नाउ, ठीक है। तो वी हैव कवर्ड अ वेरी इंपॉर्टेंट पोर्शन ऑफ दिस लेसन, दैट वाज स्पर्मेटोजेनेसिस, ठीक है। सो कीप स्टडिंग, कीप लर्निंग, डू हार्ड वर्क, और अभी भी अगर आपने गियर अप नहीं हुए हैं, स्टार्ट नहीं हुए हैं, तो प्लीज़ स्टार्ट करिए और अपने आप को बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक रखिए और क्लास 12th की बायोलॉजी को पढ़ते रहिए, ठीक है, एन्जॉय करिए, ठीक है, बर्डन फील मत करिए, सब्जेक्ट को क्या करेंगे, एन्जॉय करेंगे, ओके। स्टे एट योर होम, स्टे सेफ,